हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट लाइव की इस सीरीज़ में जिसमें कि हम टर्म 1 का क्रैश कोर्स करा रहे हैं, यू आर वेलकम। तो फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर तक हम कनकेव मिरर तक पहुंच गए थे। कनकेव मिरर ऑब्वियसली इस तरह का होता है जिसमें बाहर की तरफ सिल्वरिंग या पॉलिश होती है और रिफ्लेक्शन जो होता है वो इनर साइड का मतलब सेंटर वाली साइड की तरफ रिफ्लेक्शन होता है। तो कनकेव मिरर के बारे में हमने आपको लास्ट टर्न में बता दिया था। आज हम क्या सीखेंगे, कनकेव मिरर से किस तरीके से इमेजेस बनती हैं, तो उसके जो रूल होंगे उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। ठीक है, रूल्स आपके यहाँ आ चुके हैं, इसमें से आप इनको नोट भी करते जाएं और अपनी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक भी खोल लें। तो पहला रूल क्या कह रहा है, जरा देखिए। पहला रूल ये कह रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रे ऑफ लाइट होगी, ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रे ऑफ लाइट जाएंगी, ये देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या बताया था आपको, पोल से सेंटर को मिलाने वाली लाइन। तो उस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब ये रे ऑफ लाइट जा रही है, जहां पर मैंने ये व्हाइट एरो कर रहा हूं, तो वो कनकेव मिरर से टकराकर, है ना, कनकेव मिरर में सिल्वरिंग किधर होगी, आउटसाइड, तो इनर साइड पे रिफ्लेक्शन होगा। और क्योंकि ये लाइन पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वहां से टकराकर रे ऑफ लाइट विल पास थ्रू फोकस। तो ये है पहला रूल। वैसे भी ये फोकस की डेफिनेशन थी, आप लोगों को पता है, तो यहां पर रूल की तरह ना भी समझें तो भी फोकस, ये जहां पे कैपिटल एफ से दिखा रखा है, ये फोकस एफ की डेफिनेशन थी कि भाई प्रिंसिपल एक्सिस के सारी पैरेलल के अलोंग जो भी पैरेलल रे ऑफ लाइट होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर विल पास थ्रू फोकस। तो वो की वही लाइन हमने यहां पर रूल 1 में इस्तेमाल की है। अब आते हैं हम रूल 2 के पास। रूल 2 क्या कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ, यानी वो रिट्रेस कर जाती है वो रे ऑफ लाइट, जिस रास्ते से आई है उसी पाथ पे लौट जाने को हम क्या बोलेंगे, इट रिट्रेसेस इट्स ओरिजिनल पाथ। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो याद करिए लास्ट टर्न पे मैंने आपसे बोला था कि जो भी रेडियस होगी, है ना, और प्रिंसिपल एक्सिस के लिए मैं तो बोल रहा हूं, तो रेडियस या जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा, इट एक्ट्स एज नॉर्मल। आ रही बात समझ में। तो ये मैंने लास्ट टर्न पे आपको बोला था कि जो भी रेडियस होगी या जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा, वो कर्व मिरर में नॉर्मल का काम करता है। और क्योंकि नॉर्मल से हम सारे एंगल मेजर करते हैं, तो यहां पर क्या हो रहा होगा, रे ऑफ लाइट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी नॉर्मल के अलोंग आ रही है, तो एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। तो आने का एंगल 0 डिग्री हुआ, तो जाने का एंगल भी 0 डिग्री हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि हम पढ़ के आए थे क्या, कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। और क्योंकि रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ यानी रेडियस की तरफ ही आ रही है, तो वो दोनों एंगल क्या होंगे, 0 डिग्री होंगे। तो देख लीजिए यहां से ये जो येलो लाइन दिखाई हुई है एक्चुअली नॉर्मल का ही काम कर रही है, क्योंकि ये जो है वो मिरर के यहां पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर होगी। तो जब रे ऑफ लाइट उस नॉर्मल के अलोंग गई है, तो जाने का एंगल भी, इंसिडेंस एंगल कितना हो, 0 डिग्री। तो टकराने के बाद लौटने का भी एंगल कितना हो जाएगा आपका, 0 डिग्री हो जाएगा। तो बहुत छोटी सी बात है, फिर भी आप इसको होल लाइन को एक तरह से ध्यान रखें, अदरवाइज रूल पर जाएंगे कि भाई एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, वहां से भी हम इसको समझ सकते हैं। तो ये बात समझने के लिए, अदरवाइज फाइनली तो आपको याद ही रखनी है। तो मैं देखिए थोड़ा साइड में हट जा रहा हूं, इसमें से जो कुछ भी आपको उतारना है, सिल्वरिंग किस तरफ हो रही है, आउटसाइड, और रिफ्लेक्शन किधर हो रहा है, अंदर की तरफ। अंदर तरफ किस तरफ, जिस तरफ सर्कल का सेंटर है। मुझे सर्कल थोड़ा और बड़ा बनाना चाहिए था, पर यहां जगह कम है। अब हम रूल 3 के पास आते हैं। तो हम पढ़ क्या रहे हैं बच्चों, हम पढ़ रहे हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। तो 2 रूल तो हमारे बन गए। अब हम आते हैं अगले रूल के पास। तो ये अगले 2 रूल हैं, इसमें ऑब्वियसली सिल्वरिंग तो बाहर की तरफ है ही सही, रिफ्लेक्शन अंदर की तरफ हो ही रहा है। तो आप इसको जरा नोट कर लें, फिर मैं आपको फिर से समझाता हूं। और प्रिंसिपल एक्सिस या एनी रेडियस इज जस्ट नॉर्मल टू द कनकेव मिरर या कर्व मिरर।
रूल 3, जो भी रे ऑफ लाइट फोकस एफ से गुजरेगी तो फोकस से गुजरने वाली लाइन रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये तो हम रूल 1 भी यही था। तो रूल 1 में आप इधर से आ रहे थे तो फोकस से जा रहे थे, इधर क्या हो रहा है आपकी बार, आप फोकस की तरफ से मिरर को टकराते हो, तो मिरर से टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे ऑफ लाइट विल बिकम पैरेलल। और वैसे भी जो रे ऑफ लाइट होती है ना, मिरर से टकराने वाले केस में प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करती है। यदि इधर से आती तो एफ से गुजरती, एफ से आई है तो अब वो पैरेलल हो जाएगी। तो रूल 1 और रूल 3 एक तरह से प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यानी उल्टा पुल्टा सच है उसको बताता है। चलिए रूल 4 के पास आते हैं। तो रूल 4 आप देख लीजिए, साथ ही फिगर भी देख लीजिए ठीक से। तो रूल 4 क्या कहता है कि रूल 4 ये कहता है अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द पोल, पोल को हमने किससे दिखाया, पी से, है ना। तो ये पोल है आपका इस जगह पर, तो एक लाइट इंसिडेंट करती है पोल पर, तो जितने एंगल से आएगी उतनी एंगल से लौट जाएगी। ये तो हमने देखा ये लॉज रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन में। और हम अच्छे से जानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस या जो रेडियस होती है वो नॉर्मल का काम करती है, तो नॉर्मल से आने का एंगल इक्वल टू जाने का एंगल। ठीक है जी, तो बहुत छोटी सी बात है। तो a ray of light incident at the pole is reflected back making the equal या same angle with the principal axis। ठीक है, तो ये चारों रूल बहुत कॉमन है, इनमें से कोई से भी 2 उठा लें। मैं अभी भी फिर से बोल रहा हूं, मुझे चारों की जरूरत ही नहीं है। एनी 2 रूल, 2 को फिर ध्यान से लिख रहा हूं जिससे आपको याद रहे। एनी 2 रूल से ही यू कैन फॉर्म द इमेज। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए सिर्फ कोई से भी ये जो आपको 4 रूल बताया ना 1 2 3 4, चारों की जरूरत नहीं है, कोई से भी 2 ध्यान रख लें। क्यों? क्योंकि इमेज बनाने के लिए सिर्फ 2 रेस का ही इंटरसेक्शन सफिशिएंट होता है, उससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है हमें। तो जहां 2 रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी, बस वहीं पर इमेज बन जाती है। तो इमेज की यही ग्राफिकल डेफिनेशन है कि भाई 2 रेज मिला दिया आपने, जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगे वही इमेज बन जाएगी। तो 4 रूल्स या 4 रेज की जरूरत ही नहीं, 2 काफी है। तो भाई ये तो बुक में दिया हुआ इसलिए हमें 4 रूल बताने पड़ते हैं, अदरवाइज 2 रूल से आपका काम चल जाता है। तो ये जो 4 रूल हैं वो आपको मैंने समझा ही दिए, इनमें से कोई से भी 2 रूल आप याद रख लें। अब मैं एक्चुअल इमेजेस के पास आता हूं कि किस तरह की इमेज बनेगी यदि हम ऑब्जेक्ट को दिखाई गई अलग अलग सिचुएशन में जब रखेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस बाय कनकेव मिरर, ये सामने हेडिंग दिख ही रही है, वो आपने लिखी हुई होगी, अदरवाइज आप लिख नहीं रहे तो बुक के अंदर कम से कम मार्क करते चले आए। तो पहली सिचुएशन हम क्या ले रहे हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि फोकस एफ से दिखा रहे हैं एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से दिखा रहे हैं। तो एफ एंड सी के बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। देखिए मुझे उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, ये तो है हमारा एफ और ये है हमारा सी, और ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट को मैं ओ से दिखा दे रहा हूं ना, ये ऑब्जेक्ट हमने रख दिया है। तो जब एफ और सी के बीच में यानी फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रख दिया, ऑब्जेक्ट 4O ओ से दिखा रहे हैं, तो इमेज कैसी बनेगी उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है जी, तो ये हम करने जा रहे हैं, या आप हेडिंग डाल लें, और जो इमेज बनने वाली है उसको अब हम डिस्कस करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट की सिचुएशन रही, अब हम इमेज बनाने जा रहे हैं। इमेज बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 ही रेस चाहिए, तो कोई से भी 2 रूल जो हमने सीखे थे वो हम यहाँ पे लगाते हैं। तो पहला रूल तो हमने यही सीखा था कि भाई ऑब्जेक्ट से जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो किधर से गुजर जाएगी, फोकस से। तो ये पहली रे ऑफ लाइट हमने बना ली कि एनी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कनकेव मिरर या कर्व्ड मिरर पासेस थ्रू इट फोकस। तो ये तो हुई पहली लाइन, है ना, इसको आगे तक एक्सटेंड कर लेते हैं। एक रूल और हमने सीखा था, रूल नंबर 4, कि भाई जो भी रे ऑफ लाइट पोल से जितने एंगल से टकराएगी उतने ही एंगल से वो
आफ्टर रिफ्लेक्शन चली जाएगी। ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी बातें थी। तो रूल 1 और 4 का इस्तेमाल करके हमने 2 रेज निकाल ली। ये 2 रेज को जब आगे बढ़ाया तो वो पर्टिकुलर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुई। जहाँ इंटरसेक्ट हुई तो हमें क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस से वो पॉइंट किधर है, नीचे की तरफ है। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होती हम क्या बोलेंगे, इमेज इन्वर्टेड हो गई, उलट गई। यानी उधर इस तरीके से था, यानी इधर सिर या बाल इस तरफ थे, तो इमेज में क्या होगा, सिर या बाल नीचे की तरफ आ जाएंगे, तो इसको कह रहे हैं हम इन्वर्ट हो गई। रियल इसलिए कि खुद ब खुद रेज मिल गई, क्योंकि अभी हम एक लास्ट में केस देखेंगे उसमें रेज खुद ब खुद नहीं मिलेंगी, तो उनको मिलाना पड़ता है, उनको वी हैव टू मेक देम इंटरसेक्टिंग। वो खुद ब खुद से नहीं मिलेंगी, तो खुद ब खुद से नहीं मिलेंगी तो फिर वो वर्चुअल हो जाता है ना। पर यहां तो अपने आप ही मिल गए, हमने खुद देखा कि भाई वो उनका कन्वर्जिंग सेंस था, कन्वर्जिंग सेंस होता है तो फिर रियल इमेज बन जाती है। अब पोजीशन कहां आ रही है भाई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था और इधर क्या हुआ, इनफाइनाइट, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बन रही है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। ये देखिए ऑब्जेक्ट तो इतना सा था, इमेज क्या हो रही है, काफी बड़ी बन रही है। तो इन सब चीजों को यदि आप स्केल के साथ प्रॉपर एंगल का ध्यान रखते हुए बनाओगे तो वाकई में इनको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, खुद ब खुद बहुत ही अच्छा फिगर बन के आता है। पर यदि थ्योरेटिकल आपको सिर्फ लिखना ही है तो आप इनको याद रखें। ठीक है, अब मैं आपके पास आ रहा हूं रूल नंबर ये सेकंड सिचुएशन। ये ऑब्जेक्ट मैंने कहां पर रख दिया है, खुद सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो अब मैं इसके बारे में बोलना शुरू करूंगा। तो केस 2 में हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया है, तो ये रहा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पे मैंने एक कैंडल ली और इस जगह पे मैंने रख दिया, ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। फिर ऑब्जेक्ट से 2 ही रेज निकालें और रिफ्लेक्शन कराएं। तो पहला तो वही रूल है कि भाई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भेज दिया, तो जैसे ही भेज दिया वो कहां से गुजर गया, फोकस से, तो एक रे ऑफ लाइट तो आपको ये मिल गई। अगला फिर वही जैसे वहां किया था कि ऑब्जेक्ट के उसी पॉइंट से फिर हमने पोल की तरफ एक रे ऑफ लाइट भेजी, तो आने का एंगल इक्वल टू जाने का एंगल कर दो, तो ये दूसरी रे आ गई। ठीक है, अब ये कन्वर्जिंग सेंस है तो खुद ब खुद मिल गए, खुद ब खुद मिल गए तो उस पॉइंट को हमने ऑब्जेक्ट के बेस से मिला दिया, तो यानी इमेज भी वहीं की वहीं बन जा रही है। तो जब ऑब्जेक्ट आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख देते हैं तो इमेज भी कहां बन जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। और रेज खुद ब खुद मिल गई, यानी सेल्फ कन्वर्जिंग थी तो रियल बनेगा। इन्वर्टेड आपको दिख ही रहा है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट रखा था, इमेज जो है वो उसके प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है और सेम साइज की रहेगी। सेम साइज की रहने से मतलब ये है कि हमने यहाँ पे ट्राइंगल की, सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाई है। तो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमको पता पड़ा कि ये जो परपेंडिकुलर साइड है, यदि इनको एंगल आई और एंगल आर मान ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर साइड दोनों ट्राइंगल की इक्वल आती है। एनीवे, तो हम ज्योमेट्रिकल प्रूफ पे नहीं जा रहे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये सब। तो ऊपर वाले केस में इमेज जो है वो बड़ी बनी, जबकि इसमें इमेज जो है वो सिमिलर साइज की बनी। अगली स्लाइड लेते हैं। तो पोजीशन ऑब्जेक्ट दो अलग अलग तरीके के तो ले लिए, अब हम तीसरी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो थर्ड पोजीशन मैंने राइट से भी दिखाई हुई है। तो थर्ड पोजीशन को आप अपनी नोटबुक में लिखना शुरू कर दें कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट भी लिख दे रहा हूं, ये लीजिए। तो ये जो भी डेंटिस्ट होते हैं जो हमारे टीथ का ट्रीटमेंट करते हैं, वो यही सिचुएशन से हमारी टीथ की इमेज को बड़ा देख पाते हैं। या फिर ये तो घर में भी होता है, शेविंग मिरर होता है कर्व्ड वाला, है ना, मैं प्लेन की बात नहीं कर रहा। कर्व्ड शेविंग मिरर जो होता है वो होता छोटा सा है, पर फिर भी वो हमारे फेस पर कहाँ पर हेयर छूट गए, बाल छूट गए, उनको बड़ा इजीली बताया जाता है क्योंकि वो मैग्नीफाई कर देता है। तो ये सारे बड़े प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हैं जो कि हम आज ऑब्जेक्ट की इस पोजीशन के लिए सीखेंगे। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ये तो रहा आपका मिरर का पोल और ये यहां पर दिख रहा है इसका फोकस,
ये ऑब्जेक्ट हमने इन दोनों के बीच में रख दिया, ये रहा ऑब्जेक्ट। फिर वही करेंगे, ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट निकालेंगे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो वहां से टकरा के किधर से पास हो जाएगी, फोकस से। ये इससे पहले भी दोनों केस में हमने ये रूल लगाया था। फिर क्या करा, ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट पोल की तरफ भेजी, आने का एंगल इक्वल टू वही जाने का एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो दो रे ऑफ लाइट हो गई। अब जरा देखिए ये वाली रे ऑफ लाइट और ये वाली रे ऑफ लाइट देखो डाइवर्जिंग सेंस में, क्योंकि एक दूसरे से ये जो डिस्टेंस है ना वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ छोटा डिस्टेंस, ये बड़ा डिस्टेंस, अब और बड़ा डिस्टेंस, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि वो डाइवर्जिंग सेंस में है। तो इधर तो कभी मिलने से रहे, और जब इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, सेल्फ तो कन्वर्जिंग हो नहीं रहा, इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, तो इधर तो आपको इमेज मिलने से भी रही। तो हम क्या करेंगे, इसको बैक साइड में रिट्रेस करेंगे। तो बैक साइड में इसको जब डॉट 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 करके बढ़ाएंगे दोनों रेस को, तो हमें पता चलेगा कि हाँ वो यहां पर मिल पा रहे हैं। तो रेस यहां पर डाइवर्जिंग सेंस में थी, तो डाइवर्जिंग सेंस में थी तो हमको पीछे की तरफ मिलाना पड़ा। मेरी बात को समझिए, मिलाना पड़ा, इधर तो मिल नहीं रही थी, तो जबरदस्ती उनको किसी सोर्स पर या किसी सिंगल पॉइंट पे मिलाना पड़ा। जब भी इस तरह से मिलाना पड़ता है तो फिर इमेज क्या हो जाती है, आपकी वर्चुअल हो जाती है। और ये खासियत यदि रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी, बट जब भी सीधी यानी इरेक्ट बनेगी तो वर्चुअली बनती है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज भी बनी है, और वो मैग्नीफाइड है। देखो ये ऑब्जेक्ट तो इतना सही है, इमेज क्या होगी, इतनी बड़ी बन गई। तो इसमें हर एक चीज आपके सामने क्लियर होगी, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि मिरर तो यहीं पर है, ऑब्जेक्ट इस तरफ है तो इमेज इस तरफ बनी है, एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो ये बहुत काम का है। इसके लिए मैं आपको एक फिगर भी दिखा दे रहा हूं। तो जो डेंटिस्ट होता है वो भी उस कनकेव मिरर को बिल्कुल टीथ के पास लगा देता है, तब जाके उसको मैग्नीफाइड व्यू मिलता है। ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं यहां, ये देखिए। तो जो डेंटिस्ट होता है उसके पास इस तरह का एक कर्व्ड मिरर होता है, उसको बिल्कुल वो टीथ के पास लगा देता है, तो टीथ का उसको इनलार्ज व्यू मिलता है। ऐसे ये शेविंग कर रहा है कोई, तो अपने फेस पर उसने शेविंग सोप या क्रीम लगा दी है, तो उसको लगाने के बाद फिर वो एक कर्व मिरर बिल्कुल पास में ले आएगा और उसमें देखता जाएगा और शेविंग करता जाएगा। तो शेविंग मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ द फेस, या डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ टीथ, इसके लिए वो क्या करेगा, टीथ या अपने फेस को कहां पर रखेगा, वही फोकस एंड पोल के बीच में। ये तो हमने सीखा, ये देखिए। तो ये जो हमने रूल सीखा या इमेज फॉर्मेशन का, उसके मैंने आपको पिक्चर बताए थे, विच वर बीइंग यूज्ड बाय डेंटिस्ट और द यूज ऑफ शेविंग मिरर। ठीक है, अब लास्ट का तो बहुत आसान है, कई बार हम कर चुके कि ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख देंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। वाइसा वर्सा होता है ना, इन्फिनिटी से पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी तो वहां से टकरा के फोकस से गुजर जाएगी, या फिर फोकस पे रख देंगे तो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल और रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करते हुए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। ठीक है, अदरवाइज आप इसमें खुद अपने वो रूल लगा ही लेना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भेज के फोकस से पास करा दिया, और एक आने का एंगल पोल से इक्वल टू जाने का एंगल। इधर वो कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग सेंस होगा नहीं, क्योंकि बोथ आर पैरेलल, तो पीछे की तरफ मिलाने की कोशिश करेंगे, पीछे भी नहीं बनी, तो बस ये बोल देंगे कि इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इस तरीके से उसको लिखा जाएगा। यहां भी वही वाइस वर्सा केस है, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिया तो इमेज क्या बन जाएगी, फोकस पे चली जाएगी। तो उसका यहां पर उसने दिखाया भी है कि इन्फिनिटी पर है तो इन्फिनिटी से आने वाली रे ऑफ लाइट को हम पैरेलल दिखाते हैं, वो बहुत दूर है ना। तो यहां पर दो ब्लैक कलर से दिखाई हुई है रे ऑफ लाइट को हमने पैरेलल करके दिखाया, तो एक पैरेलल रे ऑफ लाइट हमने पोल पे भेज दी, तो आने का एंगल इक्वल टू जाने के एंगल से ये चली गई, और दूसरी हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भेज दी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब रे ऑफ लाइट आएगी वो वहीं से वापस लौट जाएगी। ये दोनों की दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो गई यहां पर। तो जब ये इंटरसेक्ट हो गई तो देखिए इस जगह पर ये इमेज बन गई, ये इमेज हो गई, और ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पर है ही से, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी वैसे दिखाते हैं। ठीक है, तो ये सब तो वही केस चल रहे हैं कि पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी तो फोकस पे चली जाएगी इमेज, फोकस पे इमेज रख दोगे तो फोकस पे ऑब्जेक्ट रख दोगे तो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल चली जाएगी, तो उस केस में इमेज इन्फिनिटी हो जाएगी। एक ये जो है रिलेशन थोड़ा याद रख लीजिएगा, उसका इससे कोई मतलब नहीं है
कि फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। इसको जरा आप ध्यान रखें। तो रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम किससे दिखा रहे हैं, आर से। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम किससे दिखा रहे हैं, आर से। एंड फोकल लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है F=R/2। तो वो ज्योमेट्रिकल प्रूफ से आ जाता है, पर इसकी क्वेश्चन है आपकी बुक में, तो इसको जरा आप याद रखिएगा। तो उम्मीद है ये सब चीजें आपने लिख ली होंगी। अब मैं आगे की स्लाइड पर बढ़ता हूं। ये सब आपकी बुक से ही लिया गया है, या जितने भी अभी मैंने आपको पिछले 2-3 स्लाइड दिखाए थे उन सबकी समरी है। तो ये क्या बोल रहा है, पैरेलल रे ऑफ लाइट जो भी आएगी वो आपकी फोकस से पास हो जाएगी, ये लीजिए। या फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे तो वहां से रे ऑफ लाइट टकरा के पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगी। ठीक है, तो इसको तो हमने कई कई बार इस्तेमाल किया है। और इसी का एप्लीकेशन फिर हम कहां पर लेते हैं, ये व्हीकल की जो हेडलाइट होती है उस पर। तो व्हीकल की हेडलाइट में जो बल्ब होता है, उस बल्ब को हम कहां पर रख देते हैं, फोकस पर। ध्यान से समझिए। तो कनकेव मिरर किसी भी कार ट्रक की हेडलाइट में भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि वहां पर जो बल्ब जलता है उस बल्ब को हम कहां रख देते हैं, खुद फोकस पर। तो फोकस पर रखने से क्या फायदा हो जाएगा, तो फोकस पर रखने से ये फायदा हो जाएगा, ये जो आपको दिख रहा है फोकस पे यहां रख देंगे, और ये कनकेव मिरर है तो यहां से रे ऑफ लाइट टकरा करके इस तरह से लौट जाएंगी, यानी कि पैरेलल रे ऑफ लाइट जाएंगी। इसका मतलब आपको कार या ट्रक की हेडलाइट काफी दूर तक के सिचुएशन या ऑब्जेक्ट या सड़क को दिखा पाएगी। और ये सब तो आपको बता ही दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया तो इमेज वहीं की वहीं बन गई थी। इस केस में क्या करा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इनफाइनाइट के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है जी, तो वही दोनों रूल लगा लीजिएगा, जहां वो कटेगी वहां पे इमेज बन जाएगी। तो ये सब हम आपको बता चुके हैं। ये भी आपके बुक से लिया गया है कि जितने भी फिगर बनाए थे उसको हमने यहाँ पर टेक्स्ट में यानी लैंग्वेज में लिख दिया है। तो ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन है, इन्फिनिटी पे, सी के बियॉन्ड, सी पर, सी और एफ के बीच में, एफ पर इसमें ये वाला तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसी लास्ट वाला कि पोल और फोकस पे रख देंगे तो इमेज जो है वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी, जो कि डेंटिस्ट या शेविंग मिरर वाला एग्जांपल आपको दिया ही था। तो फिर से इसको दिखाने का यही पर्पस था कि देखिए नेचर ऑफ इमेज यहाँ पे सब जगह रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड थी, बट सिर्फ एक केस में वर्चुअल एंड डायरेक्ट हुई। कौन सा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। तो इसको जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक केस में आता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट केस हो जाता है। ये मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका। तो कॉनकेव मिरर का यूज किस में होगा, गाड़ियों की हेडलाइट में, शेविंग मिरर में और डेंटिस्ट के लिए भी। ठीक है, तो ये सब हमने भी कॉनकेव मिरर से किस तरह से इमेज बनती है और किस तरह से उसका यूज डेंटिस्ट या कार की हेडलाइट में होता है वो सब हमने आपको बताया। इन सब चीज़ों को आप कहाँ पढ़ेंगे, वही पेज नंबर 164 से 166। ये पेज नंबर कहाँ से लेके आ रहा हूँ मैं, जनवरी 2020 की जो एनसीईआरटी की बुक का एडिशन है, वहाँ पर ये सारे पेज नंबर पे आप ये सब फिगर वगैरह देख पाएंगे। और अगले सेशन में हम क्या देखेंगे, कन्वेक्स मिरर देखेंगे। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे बेटा, कनकेव मिरर। अब हम यहाँ पर इसकी बात करेंगे। तो ये आज आपका लेक्चर 3 था, जो कि हम सीबीएसई के जो टर्म 1 के एग्ज़ाम है जो अब दिसंबर में होने वाले हैं उसके लिए हमने आपको बताया था। और मैं कॉन्सेप्ट लाइव की तरफ से आपको एक क्रैश कोर्स करा रहा हूँ। और यदि आपको लेक्चर और इसकी विजिबिलिटी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।